ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नगवा की। इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी ये कहानी अपने अंजाम तक नहीं पहुंची और शायद ना कभी पहुंचेगी। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस कहानी की शुरुआत करने वाले बहुत पहले ही एक एक करके मौत की आगोश में समा गए, लेकिन फिर भी ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने साथ नए नए अध्याय जोड़ती हुई आगे बढ़ती रही। ये कहानी भी बाकी की दूसरी कहानियों की तरह ही है, जिसमें मुख्य पात्र और सहायक पात्र भी हैं, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा है जो इसे बाकी की दूसरी सभी कहानियों से अलग बनाता है। दूसरी जितनी भी कहानियां आपने सुनी होंगी, उनमें कहानी का मुख्य पात्र अपनी मंजिल तक पहुंचते ही कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई होगी, लेकिन इस कहानी में जैसे ही कहानी का मुख्य पात्र अपने अंजाम तक पहुंचता है, वैसे ही कहानी की नई शुरुआत हो जाती है, नए सहायक किरदारों के साथ। और ये सिलसिला एक सदी से चला आ रहा है। नगवा की कहानी का जो मुख्य किरदार है, जब तक उसके बदले की आग शांत नहीं होगी, तब तक ये कहानी इसी तरह पुराने सहायक किरदारों को पीछे छोड़ती और नए सहायक किरदारों को साथ जोड़ती पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। और ऐसा कब तक होगा, ये कोई नहीं जानता। नगवा की कहानी का मुख्य किरदार कौन है और वह किस बात का बदला ले रहा है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी ऐसी ही नई नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। आज मैंने आपको जिस तरह से कहानी का इंट्रोडक्शन दिया है, वो आपको फिल्मी लगा होगा, लेकिन ये कहानी फिल्मी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पूरी तरह हकीकत है। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसकी शुरुआत नगवा में कहाँ से और कैसे हुई थी, वो बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कहानी का आखिरी अध्याय क्या था, क्योंकि कहानी के आखिरी अध्याय में जो है, लगभग वही कहानी के सभी अध्याय में है और कहानी लगभग एक ही तरह से आगे बढ़ती जा रही थी। ये बात है आज से लगभग 10 साल पहले, उस दिन की जब नितिन पूरे 1 साल बाद शहर से अपने गांव नगवा वापस लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले रास्ते में ही रात हो गई थी, क्योंकि जिस बस से नितिन आ रहा था वो खराब हो गई थी, जिस वजह से वो पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ा। नितिन अकेला नहीं था, उसके साथ उसके गांव का ही एक लड़का विनोद भी उसके साथ था। वो दोनों चांद की रोशनी में रास्ता देखते और आपस में बातें करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। वो रात पूर्णिमा की अगली रात थी, तो लगभग पूरा चांद आसमान से अपनी दूधिया रोशनी बिखेर रहा था। वो दोनों एक दूसरे की बातों में इस तरह से खोए हुए थे कि कब गांव की सीमा के पास पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। जिस वक्त वो दोनों वहां पहुंचे थे, उस वक्त गांव के शमशान घाट में एक चिता जल रही थी, जिसे देखकर नितिन के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसका दिल उससे बार बार यही कह रहा था कि वो चिता उसके किसी अपने की ही है और वो उसके बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया था। विनोद भी उस जलती हुई चिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि वो खुद कई दिनों बाद गांव वापस लौट रहा था। नितिन जल्द से जल्द उस जलती हुई चिता के बारे में जानना चाहता था, लेकिन जब तक वो गांव के अंदर पहुंचा, तब तक घरों के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। जैसे जैसे उसके कदम अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं और वो इतना घबरा क्यों रहा है। घर पहुंचकर नितिन को पता चला कि उसका डर बिल्कुल सही था।
जिस चिता को उसने जलते हुए देखा था वो उसके सबसे अच्छे दोस्त लल्लन की थी। उसकी मौत गांव के बाहर वाले कुएं में डूबकर हुई थी। इससे ज्यादा उसके घर वालों ने उसे कुछ भी नहीं बताया। अगली सुबह नितिन ने गांव के चौक में बहुत से लोगों को लल्लन की मौत और गांव के बाहर वाले कुएं के बारे में बात करते हुए सुना। आज लगभग 15 सालों बाद कुएं में डूबकर किसी की मौत हुई है। अगर लल्लन उस कुएं के पास न जाता तो वो आज भी हम सबके बीच होता। लल्लन उस कुएं के पास गया नहीं, उसे खुद कुएं ने अपने पास बुलाया था। लल्लन अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है। जब उसे पहली बार उस कुएं के पास देखा गया था तो उसे दोबारा वहां न जाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। तुम सब जानते नहीं क्या उस कुएं में क्या है? उसकी वजह से ही जवान लड़के उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और फिर वो उन्हें निगल जाता है। जो भी जवान लड़का एक बार कुएं से आती हुई उस आवाज को सुन लेता है उसकी मौत निश्चित है, फिर उसे कोई भी नहीं बचा सकता। नितिन उन बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी वहां उसके दादाजी आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। नितिन बचपन से ही गांव के बाहर खुदे उस कुएं के बारे में सुनता आ रहा था। उसने बहुत सी कहानियां उस कुएं के बारे में सुनी हुई थी, जैसे कि कुएं के अंदर से एक लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनने वाला जवान लड़का सम्मोहित होकर कुएं के पास चला जाता है और फिर पूर्णिमा की रात में न जाने कैसे कुएं में डूबकर अपनी जान दे देता है। उस कुएं के अंदर से एक लड़की की सिसकियों भरी रोने की आवाज भी सुनाई देती है और पास जाकर ध्यान से सुनने पर उसी लड़की की सिसकियों भरी मदद की पुकार भी सुनाई देती है। नितिन बचपन में सुनी उन कहानियों को भूल चुका था, क्योंकि वो ज्यादा दिन गांव में रुका ही नहीं था। जब से वो कुछ जानने समझने लायक हुआ था तभी से उसे अपने घर और गांव से दूर शहर के हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। वो जब 7 साल का था तब कुएं में डूबकर एक जवान लड़के की मौत हुई थी। उसके कई सालों बाद अब उसके दोस्त की मौत हुई। दोस्त की मौत ने नितिन को एक बार फिर से बचपन में सुनी हुई उन कहानियों की याद दिला दी थी। बचपन में सुनी हुई वो सभी कहानियां सच्ची थी या फिर बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी, नितिन ये पता लगाना चाहता था। घर पहुंचकर नितिन अपने दादाजी से चौराहे में सुनी हुई बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दादाजी उन बातों पर ध्यान न देने को कहते हैं। उन दोनों की बात खत्म नहीं हुई थी, तभी कुछ लोग वहां आए और कुएं के बारे में कुछ बात करने लगे। नितिन के दादाजी वीरेंद्र प्रताप गांव के सरपंच और बहुत बड़े जमींदार थे, जिस वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो लोग जब कुएं के बारे में बात कर रहे थे तब नितिन को उसके दादाजी ने वहां से चले जाने का इशारा किया। नितिन समझ चुका था कि कुएं के बारे में कोई तो ऐसी बात जरूर है जो उसके दादाजी नहीं चाहते कि उसे पता चले, लेकिन वो भी जिद्दी था। वो ठान चुका था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो उस कुएं की सच्चाई जानकर ही रहेगा और छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। नितिन उनकी बातें साफ साफ नहीं सुन पाया था। उसने सिर्फ नारायण बलि, शक्तिशाली आत्मा, अनुष्ठान और कुएं जैसे शब्द ही सुने थे। भले ही नितिन ने उन लोगों की बातें साफ साफ और पूरी नहीं सुनी थी, लेकिन उसने जितनी भी बातें सुनी थी उन बातों से उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो लोग नारायण बलि जैसा कुछ अनुष्ठान करके कुएं की शक्तिशाली आत्मा को काबू करने की बात कर रहे थे। नितिन ने अपने दादाजी से उस अनुष्ठान के बारे में कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने उसे कुएं से दूर रहने को कहा। उन्होंने उसे उस अनुष्ठान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो अनुष्ठान उसी की तरह गांव के बाकी के सभी जवान लड़कों की भलाई के लिए है। जब से नितिन ने उस रहस्यमय नारायण बलि अनुष्ठान के बारे में सुना था तब से उसके बारे में जानने के लिए बेचैन था। बलि शब्द से उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल और सवाल पैदा हो रहे थे, क्योंकि बलि शब्द का
उसके लिए एक ही मतलब था, किसी इंसान या जानवर की कुर्बानी। वो कभी सोचता कि वो लोग नारायण बलि अनुष्ठान में किसी इंसान की बलि देंगे, लेकिन फिर अगले ही पल सोचता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सरकार ने तो नर बलि रोकने के लिए कानून बनाया है, जिसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। फिर वो सोचता कि नारायण बलि अनुष्ठान में जरूर किसी जानवर की बलि दी जाएगी। नितिन अपने मन में उठ रहे इस तरह के बहुत से सवालों के भंवर में फंस चुका था, जिससे वो जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि उसके मन में पहले से ही बहुत से ऐसे सवाल घूम रहे थे जिनके जवाब उसे अब तक नहीं मिले थे। अब वो और सवालों का बोझ नहीं उठा सकता था, लेकिन वो सवालों के भंवर से बाहर निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब तक उसे अपने सवालों के सही सही जवाब नहीं मिल जाते, तब तक उसका मन शांत होने वाला नहीं था। लेकिन वो अपने सवालों के जवाब ढूंढता भी तो कैसे? ना तो उसके दादाजी उससे उस बारे में बात करने को तैयार थे, और ना ही वो किसी और से बात कर सकता था। नितिन को उसके दादाजी जल्द से जल्द शहर भेजने की तैयारी कर रहे थे। वीरेंद्र प्रताप नितिन की इतनी फिक्र इसलिए करते थे क्योंकि वो उनके कुल का आखिरी दीपक था। नितिन जब 2 साल का था, तब उसके पिता की उसी कुएं में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके पास उसे जाने नहीं दिया जाता। नितिन की माँ वो सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसकी भी मौत हो गई। उन दोनों की चिताएं एक साथ ही जली थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके पोते को भी वो कुआं निकल जाए, इसीलिए वो किसी भी तरह उसे उस कुएं से दूर रखना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने उसे शहर भेज दिया था। जिस कुएं से वीरेंद्र प्रताप अपने पोते को दूर रखना चाहते थे, वो सिर्फ जवान लोगों को ही अपना शिकार बनाता था। उसके पीछे की वजह बहुत ही दर्द भरी है। वो वजह क्या है, वो कहानी में आगे वीरेंद्र प्रताप ही आप सबको बताएंगे। वो अभी कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो नारायण बलि पूजा के लिए एक ताम्रपत्रधारी पंडित ढूंढने के लिए त्र्यंबकेश्वर गए हुए हैं। हाँ, लेकिन घर से निकलने से पहले उन्होंने नितिन से साफ साफ कह दिया था कि वो उस कुएं से दूर रहे। जब वो वापस आएंगे तो उसके सभी सवालों के जवाब देंगे। वैसे आप में से ज्यादातर लोगों ने नारायण बलि पूजा के बारे में पहली बार सुना होगा, और आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये पूजा होती कैसे है और इस पूजा का क्या परिणाम होता है, और वीरेंद्र प्रताप नारायण बलि पूजा करवाने के लिए त्र्यंबकेश्वर ही क्यों गए थे? वो अपने घर में भी तो पूजा करवा सकते थे। आपके इन सभी सवालों के जवाब नारायण बलि पूजा प्रेत शाप दोष का निवारण करने के लिए की जाती है, और इस पूजा के द्वारा अकाल मृत्यु से पीड़ित आत्माओं को शांति भी मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूजा से पितृदोष का निवारण भी होता है, जिनके संपन्न होने के बाद तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे विधान किए जाते हैं, जो मरने वाले की आत्मा की मुक्ति और शांति के लिए होने वाले विधान है। नारायण बलि पूजा कोई आम पूजा नहीं है। बाकी की सभी पूजा और अनुष्ठानों से ये बहुत ही खास और अलग है, क्योंकि ये पूजा कोई आम पुजारी या ब्राह्मण कर ही नहीं सकते। सिर्फ त्र्यंबकेश्वर के ताम्रपत्रधारी पंडित, जिन्हें कर्मकांडी ब्राह्मण भी कहा जाता है, वही इस पूजा को करने में सक्षम होते हैं। 3 दिनों तक चलने वाली नारायण बलि पूजा भले ही खास ब्राह्मणों द्वारा ही संपन्न हो सकती है, लेकिन इसकी सामग्री वही है जो सभी पूजाओं में उपयोग की जाती है, सिर्फ सोना को छोड़कर। सोने के अलावा नई सफेद धोती, तौलिया, साड़ी, चोली, 5 नए कपड़े और पूजन सामग्री जैसे अबीर, गुलाल, गंगा जल, गुलाब जल और नारियल सभी सामान्य सामग्री ही है। भले ही नितिन को उसके दादाजी ने उस कुएं से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन वो सुनी सुनाई बातों से इतना तो समझ चुका था कि उसके दोस्त लल्लन की मौत की वजह किसी न किसी तरह वो कुआं ही है। वो किसी भी तरह ये पता लगाना चाहता था कि आखिर कैसे एक कुआं किसी की मौत की वजह बन सकता है, और आखिर क्यों उसे उस कुएं के पास नहीं जाने दिया जा रहा। नितिन अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बेचैन रहता था। उसकी बेचैनी उसे गांव के उन जवान लड़कों से मिलवाती है जो उसी की तरह कुएं के रहस्य के बारे में जानना चाहते थे।
लेकिन वो भी उसी की तरह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके घर वाले भी उन्हें कुएं के पास जाने से रोकते थे। अपने दादाजी के घर पर न होने का फायदा उठाकर नितिन ने उन सभी लड़कों के साथ मिलकर गुपचुप तरीके से कुएं के पास जाकर अपने सवालों के जवाब जानने की योजना बनाई। उन लड़कों में विनोद भी शामिल था। इस बात से अनजान कि नितिन कुएं के पास जाने की योजना बनाकर अपने और अपने साथियों की जान खतरे में डाल चुका है, त्र्यंबकेश्वर में वीरेंद्र प्रताप नारायण बलि पूजा करवा रहे थे ताकि फिर कोई अनहोनी ना हो सके। नितिन की योजना दिन के उजाले में कुएं के पास जाने की थी। योजना के तहत नितिन सभी लड़कों को गांव के बाहर वाले मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए ले गया था। उसकी योजना थी कि कुछ लड़के क्रिकेट खेलकर गांव वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे और कुछ कुएं के पास जाएंगे। वो रात में भी कुएं के पास जाने की योजना बना सकता था, लेकिन उसे रात में पकड़े जाने का डर ज्यादा था, क्योंकि हो सकता था कि उसके साथ जाने वाले लड़कों में से किसी न किसी के घर वाले की नींद रात में खुल ही जाए और उसे पता चल ही जाए कि उसके घर का लड़का घर पर नहीं है, और फिर उसकी योजना असफल हो जाएगी। ये सोचकर उसने दिन के उजाले में सब लोगों को झांसा देने की योजना बनाई। लड़कों को क्रिकेट खेलता देखने के लिए गांव के बहुत से लोग मैदान में पहुंच चुके थे। जब उसका ध्यान मैदान में खेल रहे लड़कों पर था, तब योजना के तहत मैदान के बाहर रुके नितिन और विनोद दो और लड़कों को अपने साथ लेकर कुएं की तरफ निकल पड़े, जो कि गांव के दूसरी तरफ था, जिस वजह से उन्हें सबसे नजरें बचाकर छुपते छुपाते गांव का पूरा गोल चक्कर लगाकर वहां जाना पड़ा। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा, उसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कुएं के चारों तरफ जगह जगह पर तंत्र मंत्र और पूजा किए जाने के निशान, जैसे कि सिंदूर, राई, हवन कुंड और कटे हुए नींबू थे। वहां पर खून के धब्बे भी थे, जिससे पता चल रहा था कि वहां बलि भी दी गई थी। ये सब देखकर भी उन्हें एक बार भी ये नहीं सोचा कि कुएं के पास जाना खतरनाक हो सकता है, और उसी खतरे से बचाने के लिए ही तंत्र क्रियाएं की गई होंगी। उल्टा वो ये सोच रहे थे कि उनके गांव के लोग कितने अंधविश्वासी हैं, जो इस जमाने में भी तंत्र मंत्र में भरोसा करते हैं। वो जल्द से जल्द कुएं के पास जाकर देखना चाहते थे कि लल्लन कुएं में कैसे गिरा होगा। कुएं की बाट के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि बाट में लाल और काले कपड़ों में लपेट बहुत सारे नारियल और पोटलियां बंधी हुई थी, जिनसे कुछ इतनी पुरानी थी कि कपड़ों का रंग उड़ गया था। वो बुरी तरह सड़ चुके थे, और कुछ एकदम नए थे जो कुछ दिनों पहले ही बांधे गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बाट के चारों तरफ बहुत सारे धागे भी लपेटे हुए थे। वो भी उन कपड़ों की तरह ही कुछ पुराने थे और कुछ बिल्कुल नए। वो चारों जितना हैरान ये सब देखकर नहीं हुए थे, उससे कहीं ज्यादा हैरानी उन्हें कुएं का मुंह देखकर हुई, क्योंकि कुएं का मुंह मजबूत जाली से बंद था, लेकिन बाट और जाली का एक हिस्सा टूटा हुआ था, जिसे शायद किसी भारी चीज से कुछ दिनों पहले ही तोड़ा गया था। ये सब देखकर नितिन ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कैसे लल्लन कुएं के पास आया होगा, और पास ही पड़े पत्थरों में से किसी एक पत्थर से उसने जाली तोड़कर कुएं में छलांग लगाई होगी, और फिर कैसे उसकी लाश को कुएं से बाहर निकाला गया होगा। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो वहां जितने भी पत्थर थे वो इतने बड़े थे कि उन्हें कोई भी अकेला इंसान नहीं उठा सकता था। वो चारों ये समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि आखिर लल्लन ने वो जाली और कुएं की बाट कैसे तोड़ी होगी। तभी विवेक कुएं की गहराई जानने के लिए कुएं में झांकने लगता है, लेकिन अचानक जोर से चीखकर पीछे हटता है। पूछने पर विवेक ने बताया कि उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसे कुएं के अंदर धक्का दिया और वो कुएं के अंदर गिरने वाला था। लेकिन जब वो कुएं के अंदर झांक रहा था तब उसके पास कोई भी नहीं था। विवेक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उन सभी को एक लड़की की सिसकियों भरी रोने की आवाज सुनाई दी। वो चारों आवाज को ध्यान से सुनकर ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही है। तभी
नितिन को वो आवाज कुएं के अंदर से आती हुई महसूस हुई और वो कुएं के अंदर झांकने लगा। उसे कुएं के अंदर एक 14 या 15 साल की लड़की लाल साड़ी पहने हुए दिखाई दी। वो कुएं के पानी में आधी डूबी हुई थी और ऊपर की तरफ देखकर रो रही थी। कुएं के अंदर लड़की को देखकर नितिन बहुत घबरा गया और उसे बाहर निकालने के लिए बेचैन हो उठा। वो रस्सी की तलाश में इधर उधर भागने लगा और जब उसे रस्सी नहीं मिली तो वो बिना रस्सी के ही कुएं में उतरने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे विनोद और बाकी के लड़कों ने कुएं में उतरने से रोक लिया। वो सब इतनी जल्दी हुआ था कि वहां मौजूद तीनों में से किसी के भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर कुएं में झांकने के बाद नितिन अपने होश कैसे खो बैठा। वो तीनों नितिन को पकड़कर कुएं से दूर ले गए और उसे संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। वो तो बस कुएं के अंदर जाने की रट लगाए हुए था और बार बार यही बोल रहा था कि वो कुएं के अंदर है, वो बहुत डरी हुई है, अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वो डूबकर मर जाएगी। मुझे उसे बचाना है, मुझे छोड़ दो, कुएं के अंदर जाने दो, उसकी आवाज सुनो, वो मुझे बुला रही है। रो रो कर उसने सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मुझे जाने दो। वो तीनों जबरदस्ती नितिन को अपने साथ घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त सूरज ढल चुका था, लेकिन फिर भी आसमान में सूरज की लालिमा थी, धीरे धीरे गायब हो रही थी और हल्का हल्का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। नितिन जोर जोर से चिल्लाकर उन तीनों से खुद को छोड़ने को कह रहा था, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके किसी तरह अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक नितिन बिल्कुल शांत हो गया और बोला, सुनो, तुम तीनों भी उसकी आवाज सुनो, वो रो रही है, उसकी सिसकियां सुनो, वो तुम सबको भी मदद के लिए बुला रही है। नितिन की बातों को अनसुना करके वो तीनों चले जा रहे थे, लेकिन अचानक वो तीनों रुक गए और कुछ सुनने की कोशिश करने लगे, क्योंकि जिस आवाज के बारे में नितिन बोल रहा था वो आवाज सच में चारों तरफ गूंज रही थी। लड़की की सिसकियों भरी रोने की आवाज उन तीनों को भी सुनाई देने लगी और जो धीरे धीरे मदद की पुकार में बदल गई। जब वो आवाज शांत हुई तो चारों एक साथ बोले, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे और तुम्हें जरूर कुएं से निकाल लेंगे। जब तुम बोलोगी तब हम तुमसे मिलने भी आएंगे। इतना बोलकर वो चारों धीरे धीरे गांव की तरफ चल दिए। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था वो चारों भूल चुके थे। उन्हें तो इस बात का भी होश नहीं था कि कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए हैं और उनका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि नितिन की आवाज जिन लोगों ने सुनी थी वो लोग कुएं की तरफ आए थे। लेकिन जब कुछ दूर से उन्हें नितिन, विनोद और उसके दो दोस्त कुएं के पास दिखाई दिए तो वो दूर रुककर ही ये देखने लगे कि वो चारों कुएं के पास क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने भी कुएं की कहानियां सुनी हुई थी और उन्हें सच मानते थे, जिस वजह से वो कुएं के पास नहीं गए, क्योंकि वो न तो बुजुर्ग थे और न ही जवान। मतलब कि उनकी उम्र इतनी थी कि उन्हें डर था कि कुएं से आती आवाज उन्हें सम्मोहित कर सकती है और फिर उनका अंजाम भी मौत होगा। वो लोग उन चारों के पास तब तक नहीं गए जब तक वो चारों कुएं से बहुत दूर गांव की सीमा के पास तक नहीं आ गए। उन लोगों ने उन्हें रोककर पहले तो खूब डांटा और फिर कुएं के पास जाने का कारण पूछा, लेकिन उस वक्त वो चारों वो आवाज सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया में खोए हुए थे। इसका साफ मतलब था कि वो आवाज जिसकी थी वो उसके वश में हो चुके थे। उन्होंने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने अपने घर चले गए। लेकिन उनकी हालत को देखकर वो लोग समझ चुके थे कि आने वाली पूर्णिमा की रात उनकी मौत निश्चित है, क्योंकि वैसा पहले 90 सालों से होता आ रहा था और अब तक उसे कोई भी बदल नहीं पाया था। ऐसा नहीं था कि किसी ने निर्दोष लोगों की मौतों को टालने की कोशिश नहीं की थी। जब तक किसी को ये नहीं पता चला था कि पूर्णिमा की रात को जवान लड़के कुएं में कूदकर अपनी जान क्यों दे देते हैं, तब तक लोग उन मौतों को आत्महत्या समझते रहे।
लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी मौतों की वजह किसी के किए हुए कुकर्मों का फल है, तो बहुतों ने बहुत बार निर्दोष लड़कों की मौतें टालने की कोशिश की थी, लेकिन सभी नाकाम ही रहे। हाँ, लेकिन उनकी कोशिशें कुछ सालों के लिए जरूर निर्दोष लोगों को मरने से बचा लेती थी, लेकिन बाद में फिर वैसा ही होता था, जिसका कारण एक बेगुनाह और मासूम लड़की का श्राप था। नितिन के दादाजी वीरेंद्र प्रताप भी उन्हीं लोगों में शामिल थे, जिन्होंने निर्दोष लोगों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनकी मौत सिर्फ कुछ सालों तक ही टालने में कामयाब हुए, जिसके लिए वो हर साल त्र्यंबकेश्वर जाकर नारायण बलि अनुष्ठान करवाते थे और फिर अभिमंत्रित किया हुआ धागा कुएं की बाट में बांधते थे। लेकिन 10 से 11 महीने में वो धागा टूटकर गिर जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, कई साल पहले जब खुद के बेटे की मौत हुई थी, तब वीरेंद्र प्रताप ने कुएं की बाट को मजबूत जाली से बंद करवा दिया था। लेकिन जब अभिमंत्रित किया हुआ धागा टूटकर गिरता था, तो उसकी शक्ति का प्रभाव कम हो जाता था, जिस वजह से वीरेंद्र प्रताप को हर साल नारायण बलि पूजा द्वारा अभिमंत्रित किया गया वो धागा कुएं की बाट में बांधना पड़ता था। लेकिन लल्लन की किस्मत खराब थी। जिस समय वो कुएं के पास गया था, उस समय अभिमंत्रित किया हुआ धागा टूटकर गिर चुका था, जिस वजह से कुएं के अंदर से उसे आवाजें सुनाई दी और फिर उसने पूर्णिमा की रात को अपनी जान दे दी थी। जब कुएं की बाट में नारायण बलि द्वारा पूजा किया हुआ अभिमंत्रित धागा बांधा नहीं जाता था, तब पूर्णिमा की हर रात को कुएं में कोई न कोई डूबकर अपनी जान गंवाता था। कभी कभी तो 2 या 3 लोगों की लाशें पूर्णिमा की रात के अगले दिन कुएं से बाहर निकालनी पड़ती थी, क्योंकि कुएं की आवाज किसी न किसी को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती थी। वो आवाज थी ही इतनी सुरीली कि लोगों को मीलों दूर से अपनी ओर खींच लेती थी। वो आवाज नहीं, सुरीला गाना था। इस बात से अनजान कि खुद के पोते की जान खतरे में है, वीरेंद्र प्रताप त्र्यंबकेश्वर में नारायण बलि पूजा करवा रहे थे। उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को खोया था, उसी तरह वो अपने आखिरी वारिस अपने पोते को भी खोने वाले हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि नितिन अगर कुएं के पास जाकर अपने दोस्त लल्लन की मौत का रहस्य जानने की कोशिश ना करके उसके घर वालों से ही पूछ लेता, तो उसकी जान खतरे में ना पड़ती। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नितिन सबसे पहले लल्लन के घर ही गया था और उसके माता पिता से उसकी मौत के बारे में बात की। लेकिन उन्होंने उसे जो कुछ भी बताया, उस पर उसे भरोसा नहीं हुआ था। लल्लन के घर वालों ने नितिन से क्या कहा था, वो जानेंगे आप इस कहानी के अगले भाग में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि नगवा के कुएं के अंदर से आती हुई वो दर्द भरी सिसकियों और रोने की और सुरीले गाने की आवाज़ किसकी थी। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर नितिन ने लल्लन के माता पिता की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया और अपने पोते नितिन की जान बचाने के लिए वीरेंद्र प्रताप क्या क्या करते हैं। तो इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द इस कहानी का अगला भाग लेकर। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय बाबा महाकाल।